हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अपना बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ पढ़ी हुई है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और बच्चों फिज़िक्स में, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से 4th चैप्टर था, उससे पहले इंट्रोडक्शन, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट मेजरमेंट के भी प्लेलिस्ट बनी रखी हैं, आप जाकर उनको भी देख लो। क्योंकि बच्चों इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, ठीक है, वहाँ से आपको लगेगा कि हाँ अब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि मैथ्स पढ़ रहे थे, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि मैथ नहीं समझ में आएगी तो कुछ नहीं होगा। और बच्चों इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ पर लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, आप जाना, वहाँ पर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। वो हैंड रिटन है लेकिन वो बहुत अच्छी राइटिंग में, आपसे तो थोड़ी अच्छी होगी, मे बी आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है बच्चों, उनको जाकर डाउनलोड कर लेना। और एक और आप रिक्वेस्ट कह लो या एडवाइस कह लो कि आप अपने नोट ज़रूर बनाना, वो आपके पास रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउनलोड करके रख लो, उसको देखो मत, उस पर बहुत मेहनत लगी है बच्चों। मतलब मैं बता रहा हूँ जितनी मेहनत उसमें करी जा सकती है उतनी करी गई है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, आज इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, 2-3 चीज़ें जो आपके लेवल पे हैं बस हम उतना ही जानेंगे। जैसे बच्चों पहला जो एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, वो तो वही है जो हमने इंटीग्रेशन के बेसिक्स में समझा था कि इंटीग्रेशन करते क्यों है। फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व्स, मतलब कर्व के नीचे जो एरिया है, कर्व का एरिया उसके नीचे का, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों, जैसे पहले हम जनरल चीज़ देख लेते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस पर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारा एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप कहोगे सर y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या मतलब? मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। ये मे बी पैराबोला का पार्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, सर्किल का पार्ट हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके नीचे मान लो एक ये पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, डी, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट ए आया और ये पॉइंट बी आया। हमें क्या करना है बच्चों, पूछा गया है कि इस ए बी सी डी का एरिया बताओ। क्या बताओ बच्चों? ए बी सी डी, इसका एरिया जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब हमें इसका एरिया बताना है। अब देखो मैंने पहले भी बताया, अगर ये ट्रायंगल होता, कोई नोन फिगर होता तो आपको फॉर्मूला या था लगा देते। यहाँ पर कैसे लगाओ? यहाँ पर बस बच्चों दिया क्या होगा, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। जैसे मान लेते हैं पॉइंट डी पर जो वाई की वैल्यू है वो पी है। पी का मतलब इस पॉइंट पर वाई यहाँ पर जो कट कर रहा है ये वैल्यू पी है। ठीक है, और ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए स्मॉल है, मतलब ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पर स्मॉल है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए कॉमा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पॉइंट बी जो है वो बी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बी कॉमा 0, बिल्कुल सही बात। और ये जो पॉइंट सी है, इस पर वाई की वैल्यू यानी वर्टिकल एक्सिस क्या है? वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? बी कॉमा क्यू हो जाएगा कि नहीं? देखो बच्चों, ये बी है, ये क्यू है, तो बी कॉमा क्यू। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए कॉमा पी। इससे अभी ज़्यादा हमें मतलब नहीं है बच्चों। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना, तो मैंने जैसे इंटीग्रेशन में बच्चों बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप मान लें, पतली सी, उसका एरिया कैलकुलेट करें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमें पूरे कर्व का एरिया फ्रॉम डी टू सी, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका एरिया पता चल जाएगा। तो उसके लिए बच्चों हम करेंगे क्या, ये देखो, हम बच्चों ये करेंगे कि एक स्ट्रिप मान लेंगे, बहुत पतली सी स्ट्रिप, पतली सी एक स्ट्रिप मान लेंगे, बहुत पतली सी स्ट्रिप। ठीक है, और ये कह देंगे कि ये जो स्ट्रिप है वो वाई एक्सिस से एक्स की डिस्टेंस पे है, स्मॉल एक्स, मतलब कि ये जो इनिशियल पॉइंट है इसका वो एक्स दूरी पर, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी एक्स। डी एक्स यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, हमको पता है। और इस स्ट्रिप की वर्टिकल जो हाइट है, मतलब मीन हाइट, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट, ये जो मीन हाइट है वो मान लेंगे वो है वाई, स्मॉल वाई, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ से स्मॉल वाई है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है स्मॉल वाई, और ये जो दूरी है ये है डी एक्स, ये जो थिकनेस, इसको मैं शेड बन करे दे रहा हूँ। अब देखो क्या है बच्चों, अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको पूरा एरिया पता चल जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर जो dx है, dx बहुत छोटी क्वांटिटी हमको पता है, तो ऐसी नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप होंगी, ये भी हमको पता है। लेकिन इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ
स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, मान लेते हैं वो छोटा एरिया होगा डी ए, डी का मतलब डिफरेंशियल एरिया, छोटा एरिया, बहुत एलिमेंट का एरिया, इसको बच्चों बोलते हैं एलिमेंट। ये जो आप स्ट्रिप मानते हो इसको बोला जाता है एलिमेंट, एलिमेंट कह लो, स्ट्रिप कह लो, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट। ठीक, तो बच्चों ये तो एक तरीके से ये आपको दूरी ऐसे दिख जरूर रही है, लेकिन ये स्ट्रिप इतनी पतली है कि ये लगभग रेक्टेंगल के शेप की है, मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है वो इतना पास है कि वो एकदम रेक्टेंगल बनाएगा, तो इसको हम एज अ रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं। और इसका एरिया क्या होगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो उसकी ये वाई एक्सिस इंटू डी एक्स, यही तो होगा एरिया। तो डी ए क्या हो जाएगा? वाई इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझो, क्योंकि हमको ये स्ट्रिप का एरिया पता चल गया है, अब हम पूरे कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया। टोटल एरिया होगा बच्चों, इस डीए जो छोटा एरिया निकाला है हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे ये भी देखो बच्चों। हमने स्ट्रिप को ये जो थिकनेस मानी है इसकी, ये जो इसकी चौड़ाई मानी वो dx मानी है, यानी कि ये dx ही तो वेरिएबल है, इसको बड़ा करते जाएंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो यानी कि जो लिमिट लेंगे वो x की लिमिट होगी, मतलब इस स्ट्रिप को हमको a से लेकर b तक चलाना है, a से b तक, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक। और dA क्या है बच्चों? ये आप निकाल चुके हो dA। अब यहाँ x लिखने की जरूरत अभी है नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट a to b लिख दोगे और dA हो जाएगा y इंटू डी एक्स। तो बच्चों जो एरिया का आंसर आएगा आपका वो होगा ए बी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों एरिया। अब कुछ बातें बच्चों ध्यान में रखो। क्या? अब आप कहोगे सर ये x इक्वल टू बी हटा कैसे क्यों दिया आपने? इसलिए हटा दिया बच्चों, जो यहाँ पर लिखा होता है d के साथ जो वेरिएबल लिखा होता है लिमिट उसी की होती है, क्योंकि वेरी वो कर रहा है। इस स्ट्रिप को इधर से इधर x एक्सिस पे दौड़ाएंगे तो हमको एरिया पता चल जाएगा। dx लिखा है तो यानी कि ये a और b x की लिमिट है, बात समझे? अब आप कहोगे तो सर y को कैसे इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में? क्योंकि बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा होगा, बात समझे? अच्छा होता क्या है बच्चों, कभी कभी एरिया ऐसा ना दे रखा होगा, मान लो एरिया इस तरीके से कुछ दे रखा है, मान ऐसा, ये आप कह दे इसका निकालो एरिया क्या होगा, मतलब ये जो आपका कर्व है सी डी वो y एक्सिस से कुछ उसके इधर वाला एरिया निकालना है, इसके नीचे का एरिया नहीं, y एक्सिस का एरिया निकालना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हम स्ट्रिप जो लेंगे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे, बात समझे? और उसकी जो थिकनेस ये y दूरी पर होगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी dy, ये हो जाएगी इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। और ये जो इसकी ये वाली वैल्यू है ये x हो जाएगी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में बच्चों एरिया हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या? इंटीग्रेशन y की लिमिट कुछ भी हो सकती है, मान लो y1 और y2, अभी नहीं पता, ये मान लेते हैं हम कुछ, मान लो p और ये q, ये कोई दूसरा p और q है उससे मत ले जाओ, ठीक है? तो ये हो जाएगी बच्चों p q, एरिया क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई। अब आप कहोगे सर अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बिल्कुल सही बात है, पल्ले पड़ना भी नहीं चाहिए, मेरे भी नहीं पड़ा था। क्या बताया बच्चों? अगर इसके नीचे का एरिया x एक्सिस पे निकालना है, मतलब ये देखो इसके नीचे शेडो बनी तो ये एरिया निकाल, तो y dx। अगर ये इधर का एरिया निकालना होता है, मतलब सामने वाला एरिया ऐसे, तो हम x इंटू डी वाई कर देते, क्योंकि स्ट्रिप अब हॉरिजॉन्टल है, वो y एक्सिस पे मूव करेगी, ये स्ट्रिप वर्टिकल है तो x एक्सिस पे मूव करेगी। कितना इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको एक एरिया कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। देखो कोई एक नोन एरिया ही पकड़ लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ये तो आपने निकाल के दिखा दिया, गलत भी तो हो सकता था। देखो बच्चों बहुत आसान है। क्या करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, पहले हम एक एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, ले ली भाई, ठीक है? ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? अब एक काम और करते हैं, हम इस पर एक वर्टिकल ये लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है? और एक ये लाइन इस तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए। अब मैं आपसे कहूँगा कि ये जो y है, y एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो y है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फंक्शन ऑफ x है। ये y एंगल बना रहा है, ये जो मतलब लाइन है इसको मान लेते हैं OA और ये मान लेते हैं B, यानी पॉइंट B से जो परपेंडिकुलर डालोगे वो ये होगा पॉइंट A। ये एंगल बना रहा है थीटा। ये जो दूरी है ये है x, यानी कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? A, 0।
हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और पॉइंट बी का मैं मान लेता हूँ ये जो इसकी हाइट है ये है स्मॉल बी। बात समझ गया, यानी कि एक ट्राइंगल बन गया, इसके नीचे का एरिया क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। इसकी हाइट है ट्राइंगल की बी और ये जो है ये दूरी है ओ ए। अब हमें इसका एरिया निकालना है बच्चों, बहुत सिंपल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम एक स्ट्रिप मानेंगे। स्ट्रिप हम क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे और क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही डाल रहे हैं तो ये हम मान लेंगे दूरी कितनी है इस स्ट्रिप की एक्स एक्सिस पे x और इसकी थिकनेस है dx और इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है y। हाँ समझ गए कि नहीं। तो इस स्ट्रिप का एरिया बच्चों क्या होगा, देखो y इंटू डी एक्स, यही ये हमको पता था। तो टोटल एरिया बच्चों क्या होगा, टोटल एरिया देखो अब x की लिमिट जरा ध्यान से देखना, ये x की ये जो स्ट्रिप है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, o से लेकर a तक, o से a तक जा रही है। तो o पे तो x की वैल्यू क्या है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, तो x की वैल्यू 0 और जहाँ जा कहाँ तक रहा a तक, यानी x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू a तक। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0 से स्मॉल a dA और dA की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 0 से a y dx। बस आ गया आंसर। अब कहोगे सर आंसर कहाँ है यार, देखो बच्चों अब एक काम बचा है कि भैया y फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमको इसकी इक्वेशन पता करनी है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हर एक x की वैल्यू पर एक y की वैल्यू होगी। तो अगर हमें पता चल जाए कि ये जो लाइन बनी है ये किस नियम को फॉलो करे, किस रूल को फॉलो कर रही है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है x के टर्म में, तब हम आराम से निकाल देंगे। तो बच्चों देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और ओरिजिन से पास हो रही है। तो आप जानते हो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में, ऐसी लाइन के केस में जो ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, आपको पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। याद करो बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पढ़ भी रहे थे स्ट्रेट लाइन्स पे, नहीं पढ़ा है तो बेसिक मैथमेटिक्स का वो लेक्चर देख लेना जाके, ठीक है। जहां m क्या है, m है स्लोप, m क्या होता है स्लोप, स्लोप यानी कि tan थीटा यानी कि ये लाइन जो x एक्सिस से एंगल बना रही है उसका tan। अब बच्चों इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ जरा, इन ट्राइंगल OAB, tan थीटा बच्चों क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होगा, परपेंडिकुलर है b और बेस क्या है a, तो ये हो जाएगा b अपॉन a। इसकी वैल्यू बच्चों इसमें रख दो, यानी कि ये जो m है m की वैल्यू इसमें रख दो, ये m की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन a इंटू एक्स। ये वैल्यू आपको देखो x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू पता चली है। अब ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दो। जो आपका एक डाउट था कि सर हम y को कैसे इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट, तो 0 से a, इसकी लिमिट क्या है बच्चों 0 से a, y की वैल्यू रख दो b अपॉन a इंटू एक्स dx। अब बच्चों ध्यान से देखो b अपॉन a तो कांस्टेंट है भाई, वो तो एक वैल्यू डिफिनिट दे रखी है ना, b a और b, इसको बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा 0 से a x dx। और आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 है ना, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसकी लिमिट क्या होगी बच्चों 0 से a, लिमिट याद आ रहा है, लिमिट विमिट सब पढ़ा था हमने लास्ट वाले लेक्चर में, इंटीग्रेशन में जाके देखना उसको। अब लिमिट जब भी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर a रखो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, माइनस x की जगह पर 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाई 2, ये a से a स्क्वायर में एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 b इंटू a, या इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन 2 ab, ये हो गया आंसर। अब देखो बच्चों ट्राइंगल का एरिया आपको पता होगा क्या होता है 1/2, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल का बेस कितना है OA, ये देखो आ गया 1/2 a यानी बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है b, ये देखो आ गया कि नहीं, देखो कितना कारगर है इंटीग्रेशन। और ये मैंने ट्राइंगल इसलिए लिया ताकि आपको, क्योंकि उसका एरिया पता था तो आपको दिखे थोड़ा कि हाँ हमने कैसे निकाल के देखा। आप किसी भी कर्व का अगर उसकी इक्वेशन पता है, नहीं पता है तो उसकी इक्वेशन निकाल कर y को x के टर्म में या x को y के टर्म में आप ऐसे एरिया निकाल सकते हो। देखा कितनी बढ़िया एप्लीकेशन है इसकी, इसको देख लो बच्चों एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए बच्चों? हाँ तो बच्चों अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन।
दूसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चों, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने जो एरिया कैलकुलेट करा, आप देख रहे हो ना कि कैसे इंटीग्रेशन हमें मदद कर रहा है वो चीज़ें फाइंड आउट करने में जिनके हम सिर्फ आंसर रट रहते हैं। अब बच्चों ये जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, वो देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन दिखने लगेगा कि हाँ इसलिए यूज़ करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने मेंसुरेशन एक टॉपिक पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो देख लेने जाके, जिसमें हमने अलग अलग सॉलिड फिगर्स के क्या पढ़े थे कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब पढ़ा था। जैसे बच्चों आपको ध्यान होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो आप कह देते थे कि इसका वॉल्यूम है सर पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है, आर ये रेडियस है, ये जो सर्किल बन रहा है बेस पे ये आर है और इसकी हाइट एच है, यही तो कहते थे बच्चों। और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस मतलब जो इसके सेंटर से पास हो रही। अब बच्चों ध्यान से समझो, क्या मैं इस सिलेंडर को इमेजिन कर सकता हूँ एक ऐसी लाइन, जैसे कि ये मान लो ये एक एक्सिस है, ये जो मेरी 4 फिंगर देख रहे हो ये एक्सिस है, और ये एक लाइन है जो इसके इर्द गिर्द ऐसे घूम गई, ये ऐसे घूम गई, तो ये जब ये रोटेट करेगी या रिवॉल्व करेगी इसके इर्द गिर्द, तो अगर आप इमेजिन करो तो ये लाइन क्या ट्रेस करेगी, ये एक सिलेंडर बना देगी। ऐसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे ऐसे रिवॉल्व कराऊँ तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इस तरीके के सॉलिड्स को बोला जाता है बच्चों सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ये देखो लिखा हुआ है। तो दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का वो क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि इन सारे इस टाइप के फिगर्स का हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोन बच्चों बनाना है, तो मान लो ये एक एक्सिस है और ये हमारी एक इंक्लाइंड लाइन है जो ऐसे जुड़ी हुई, अगर मैं इसको रिवॉल्व करा दूं ऐसे, ये देखो चारों तरफ, तो देखो क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा बच्चों। कोन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोन भी बन जाएगा, और जिस तरीके का कर्व होगा वैसी चीज बन जाएगी। अगर ये वाली लाइन इस ओरिजिन इस पर पॉइंट ना कर रही हो, थोड़ा दूर हो, तब आप इसको रिवॉल्व करोगे तो एक फ्रस्ट्रम ऑफ कोन बनेगा, बनेगा कि नहीं। फ्रस्ट्रम मतलब कि कोन को ऊपर से काट दिया, बात समझे। तो इस तरीके के सॉलिड्स को बोलते हैं बच्चों सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। अब जैसे यहाँ पर बच्चों मैंने एक एक्स वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोई कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये नहीं पता है कर्व क्या होगा। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे सिलेंडर के केस में क्या थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी जिसको हम क्या कर रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे एक्स एक्सिस के अराउंड, तो सिलेंडर बना जा रहा था। कोन के केस में भी स्ट्रेट लाइन होगी, बस वो क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, ऐसे ओरिजिन से पास हो रही, इसको जब घुमाएंगे चारों तरफ तो एक कोन बन जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये एक x का फंक्शन है, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों ये कर्व है आपका ए बी, बात समझ गए, ये एक ए बी कर्व है। इसको मैंने उठाया और x एक्सिस के अराउंड इसको ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, उतनी ही दूरी पे जितना ये है, मतलब इसको मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ एक्स एक्सिस के। तो देखो ऐसा एक सॉलिड बन जाएगा कि नहीं, ये जो डॉटेड पोर्शन है इस तरीके का एक सॉलिड बन जाएगा कि नहीं। ये जो बच्चों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जिसके अराउंड इसको फंक्शन को या कर्व को आप रिवॉल्व कर रहे हो, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ये क्या बोली जाएगी बच्चों, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब जिसके अराउंड आप घुमा रहे हो कर्व को। और ये जो कर्व है बच्चों, जिस कर्व को घुमा रहे हो, इसको बोलते हैं बच्चों जेनरेटिंग कर्व। जेनरेटिंग कर्व, जेनरेटिंग कर्व इसलिए क्योंकि जो आपका सॉलिड बन रहा है ये कर्व ही उसको जेनरेट कर रहा है, बात समझे। अब कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, अभी देखो बच्चों मज़ा आ जाएगा आपके दिमाग में। अगर ये आता होगा कि ये जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले आ जाते हैं, ये आते कहाँ से, अभी सब दिखेगा। अब हमारा टास्क क्या है बच्चों, समझते हैं। हमारा टास्क है कि ये जो सॉलिड बना है हमको इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता करना है। तो इंटीग्रेशन में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला हम एक काम करते हैं कि हम एक एलिमेंट या एक स्ट्रिप लेते हैं। अब क्योंकि प्लेन एरिया था तो आप स्ट्रिप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड बन गया है, ठीक है। तो सॉलिड में आप क्या कर सकते हो, एक आप स्लाइस ले सकते हो। स्लाइस कैसे, इस पर आप एक पतली सी स्ट्रिप अगर कट करोगे तो सामने से देखने पर, देखो कोई भी चीज़ रिवॉल्व करोगे तो सामने से देखने पर सर्किल बनेगा, बनेगा कि नहीं। ये मान लो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, इसको रिवॉल्व कर रहे हो तो एक सर्किल बन गया। जब कट करोगे तो एक स्लाइस मिलेगी आपको, गोल गोल स्लाइस, डिस्क मिलेगी। डिस्क मतलब वो खेलते थे ना, वो डिस्क मिलेगी। वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। पहले कुछ बातें कर लेते हैं। क्या बच्चों,
ये जो पॉइंट है ए, ये मान लेते हैं इसकी जो दूरी है ये एक्स एक्सिस पर है, ये ए, बात समझिए। और ये जो पॉइंट है पॉइंट बी, ये एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से इसकी कितनी दूरी है, ये है बी दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये एक्सिस बीचों बीच से पास होगी ना, ये फ्लैट फेस है, ये फ्लैट फेस है, एक फेस ये, एक फेस ये, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे b, 0 हो जाएगा कि नहीं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0 बिल्कुल हो जाएंगे। ये तो सबको समझ में आ गया। और एक चीज़ और मान लेते हैं बच्चों कि ये जो पॉइंट बी है, इसकी जो ऊंचाई है, मतलब ये जो कितना ऊपर है एक्स एक्सिस से, यानी वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, मान लेते हैं क्यू है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b, क्यू, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों। और ये जो पॉइंट ए है इसको मान लेते हैं ये p वाली, इसकी जो हाइट है वो एक्स एक्सिस है, वो p है, p, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों a, p, हो जाएंगे कि नहीं। ये तो सारे कोऑर्डिनेट पता चल गए, बात समझ गए। अब काम क्या करना है ये समझो, हमको क्या करना है बच्चों, एक स्लाइस लेनी है। तो हम मान लेते हैं x दूरी पर, जैसे हम प्लेन एरिया में अभी हमने कैलकुलेट करा, हमने एक स्ट्रिप ली थी, यहाँ पर हमको एक स्लाइस कट करनी पड़ेगी, तो हमने x डिस्टेंस पर एक इस तरीके की स्लाइस ऐसे कट कर ली, बात समझ रहे हो। ये देखने पर बच्चों ऐसे ही दिखेगी, दिखेगी कि नहीं, ये सेंटर से पास हो, मतलब जब आप कट करोगे इसको ऐसे, तो वो एक आपको सर्कुलर ये डिस्क दिखेगी, ऐसी दिखेगी कि नहीं, ये गलत बन गई, ऐसी ये एक स्लाइस बन गई। सामने से देखने पे सर्किल दिखेगा और साइड से देखने पे एक स्लाइस दिखेगी ऐसे, इस तरीके की, ठीक। मैं मान लेता हूँ उसकी थिकनेस है dx, जैसे वहाँ पर जो dx लेते तो वो स्ट्रिप की विड्थ होती थी, यहाँ पर इस स्लाइस की थिकनेस क्या हो जाएगी dx। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसी बहुत सारी स्लाइस कट करूँ पास, बहुत पास, जैसे ये वाला जो फेस है यहाँ पर एक स्लाइस ये है, दूसरा वाला फेस है वहाँ पर एक स्लाइस ये है, तीसरा वाला फेस है वहाँ पर एक स्लाइस ये है, ऐसे बहुत सारी स्लाइस पाइलअप करता चला जाऊँ, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट x = a से x = b तक, तो ये कर्व कहीं बन जाएगा ऐसा। और इनका अगर वॉल्यूम में जोड़ता चला जाऊँ तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पता चल जाएगा कि नहीं। बस उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट जिनसे टच होता है वो कर्व जा रहा है, ये पॉइंट बहुत पास होने चाहिए। ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि इंटीग्रेशन में हमको dx जो होता है ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ताकि ये जो पॉइंट है वो इतनी पास हो कि इनको आप बिल्कुल सामने से देखने पर आपको रेक्टेंगल दिखे। हाँ समझ गए कि नहीं। तो हम बहुत सारे ऐसे dx ले लें और उनको जोड़ दें उनके वॉल्यूम को, तो पता चल जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल है किसका, इंटीग्रेशन का। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और माननी है, क्या माननी है कि भाई यहाँ पर तो y एक्सिस पता है हमको क्या है, p है, यहाँ पर b की ऊंचाई कितनी है, q है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये डिस्टेंस है y, बात समझ गए। यानी इस डिस्क की जो रेडियस है वो है y। इसको बच्चों मैं सबको रब कर देता हूँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, वॉल्यूम। पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको लगेगा कि इतनी गणित यहाँ पर क्यों जाननी, लेकिन मज़ा आ जाएगा जब देखोगे। वॉल्यूम ऑफ, पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्क ऑफ थिकनेस क्या है उस डिस्क की, dx, बात समझे। तो अब देखो बच्चों वॉल्यूम कैसे निकलेगा। ये जो डिस्क आएगी इसका एरिया क्या होगा, सामने से देखने पे एरिया क्या होगा, क्योंकि ये सर्किल है जिसकी रेडियस है y, तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। और इसको अगर इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर dx। यही तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कैसे बच्चों, ये एक छोटा सा सिलेंडर ही तो कट के आएगा आपका, सामने से एक छोटा सा सिलेंडर कट के आएगा कि नहीं, इस तरीके का एक ये सिलेंडर कट के आया है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस है y, और ये जो हाइट आप बोलते थे वो इस केस में थिकनेस है dx। तो इसका बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसको मैं लिख देता हूँ dv का मतलब छोटा वॉल्यूम, पाई वाई स्क्वायर dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सर्किल के एरिया को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, वही हमारा क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाता है 3 लेंथ डायमेंशन का। तो पाई वाई स्क्वायर एरिया हो गया इंटू
थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम हो गया। बात समझ गए? तो ये dv आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? भाई हमको वॉल्यूम निकालना है ये वाले फेस से ये वाले फेस तक, तो dx x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? भाई x a से बढ़ता हुआ जाएगा b तक। तो अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना हो, टोटल वॉल्यूम, तो वो बच्चों क्या होगा? v इज इक्वल टू, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी? x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला है इस केस में। अब आप कहोगे सर ये x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी क्यों लिखा? क्योंकि देखो बच्चों, जो स्ट्रिप मानी है जिस एक्सिस पे, वो हमारी dx है, यानी x एक्सिस पे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हम लिमिट भी x की लेंगे। इसको आप अगर यहाँ dx लिखा हुआ है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख दो v इज इक्वल टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ये बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। बात समझे कि नहीं? अब एक चीज आपके दिमाग में और आनी चाहिए, मैंने अपने टीचर से पूछा था, आपको भी पूछनी चाहिए कि क्या सर कोई ज़रूरी है कि x एक्सिस के अराउंड है हम इसको घुमाएं, y एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे तब भी तो वॉल्यूम तो वही बनेगा? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर आप y एक्सिस के अराउंड घुमाओगे, y एक्सिस जैसे कि मान लो ये था कर्व आपका, ये आपने इसके अराउंड घुमा दिया y एक्सिस के अराउंड, तो बस होगा क्या बच्चों? ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है, बस वॉल्यूम में x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आप इस वक्त स्लाइस कट करोगे वो y पर ऊपर जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? मान लो ये y की वैल्यू p है और ये क्या है? q है। तो अब कुछ नहीं, ये p से q तक, वो वाला p और q नहीं है, ये कुछ मैं अलग बता रहा हूँ, ठीक है? p से q तक। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन लिमिट अब हो जाएंगी किसकी? y की, क्योंकि अब y पे आगे बढ़ रहा है। p से q पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो जहां पर y था वहां अब x आ गया, जहां पर x था वहां y आ गया। इस फॉर्मूले से बच्चों हम किसी भी शेप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? कौन कौन से? एक तो ये और ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, बस एक्सिस चेंज कर दिया। तो हमको टोटल क्या पता चल गया बच्चों? टोटल पता चल गया यहाँ पर कि किसी भी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन लिमिट वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होंगी, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन लिमिट पी टू क्यू, ये कुछ भी बात समझो, लिमिट हम अकॉर्डिंगली लेंगे, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, जैसी सिचुएशन होगी। बात समझे? अब बच्चों ये तो पता चल गया, कहोगे सर चलो इतना तो किसी तरह समझ में आ गया, अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? बच्चों बहुत सिंपल है। देखो आपने क्या करा था, ये इस तरीके से इन स्लाइसेस को पाइलअप करा था। देखो कैसे पाइलअप करा था, इस तरीके से, ये एक के बाद एक स्लाइस पाइलअप हो रही थी। क्यों? ऐसे ऐसे, और ये हमारा ऐसे करके यूँ कर्व बनता चला जा रहा था। या आगे और सारी स्लाइसेस को जोड़ दो तो कर्व बन जाएगा, आपका पूरा सॉलिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है बच्चों कि जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है कि ये पास पास होंगी, बहुत पास पास होंगी अगर ये स्ट्रिप, तो हम ये जो स्टेयर बन रही है ये एरर को हम घटा देंगे, क्योंकि बहुत पास हो जाएंगी तो ये जो जगह खाली बच रही है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सरफेस एरिया में तो पूरी सरफेस ही देखनी है, तो हमको कहीं ना कहीं जो ये डिस्क आपकी कट रही थी इसका एक्चुअल शेप लेना होगा। एक्चुअल शेप बच्चों क्या होगा? एक्चुअल शेप जो ये जो आपकी डिस्क है वो ऐसा होगा बच्चों, कुछ आप मानते हो कि नहीं? वो ऐसा होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो यहाँ पर देखो, इसको जब कट करोगे तो ये कर्व ऊपर जा रहा है, तो कट करने पर ये जो एंड आएंगे ना, ये जो एंड आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, ना कि एकदम इस तरीके से सिलेंडर, परफेक्ट सिलेंडर। अब आप कहोगे तो सर वॉल्यूम में क्यों नहीं लिया? बच्चों वॉल्यूम में क्या है कि हमको टोटल वॉल्यूम पता करने के लिए इनको बहुत पास पास रख सकते हैं। तो पास पास रखोगे तो बीच की जो एरर है, वो जो यहाँ पर एरर बता रहा था मैं, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि सरफेस पे हमको चीज़ें कैलकुलेट करनी, एरिया निकालना है, तो हमको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगी, ये वाली लेंथ को। तो यहाँ से बच्चों एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये भी इसमें आप देख लेना कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का मतलब अगर ये आपका कोई कर्व है, ये कर्व था आपका y इक्वल टू एफ एक्स, अब आप इसको जब कट करोगे, ऐसे आपने कट करा तो ये तो आपने dx मान ली है, ठीक है, और ये आपने dy y दूरी पर माना था, तो ये लेंथ अगर मैं मान लूँ dy है
तो हमको ये ds पता करनी, ds। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये हो जाएगी बच्चों आपकी dx, ये हो जाएगी dy और ये हो जाएगी ds। मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये dy मान लिया है, ये तो dx था ही। अब हमको ds पता करनी है, ds यानी कि ये लेंथ ऑफ कर्व। अगर मैं ds पता कर लूँ और इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो इस पूरे कर्व की लेंथ पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। पहले ये देखो, तो ds तो बच्चों बड़े आसानी से यहाँ निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ds क्या होगा बच्चों, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। इसको बच्चों थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे बच्चों, इसमें अगर मैं अंडर रूट में dx स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ dx है नहीं तो उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये dx स्क्वायर लिखा हुआ है, dx स्क्वायर बच्चों ये पूरे का dx स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, खाली x स्क्वायर पे मत लगा देना। बात समझ रहे हो कि नहीं, आप इसमें मत कंफ्यूज होना। तो यहाँ पर अगर मैं dx स्क्वायर को बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, dx अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। यही तो ये आ जाएगा, dx स्क्वायर बाहर आ गया। तो हमें लेंथ ऑफ कर्व पता चल गई। लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी, अरे अभी थैंक यू नहीं करना है। लेंथ ऑफ कर्व होगी बच्चों अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये dx बाहर आ जाएगा, dx इसके पूरा बाहर आ गया। ये बच्चों हो गई आपकी लेंथ ऑफ कर्व। अब कहोगे सर ये आप कहानी बता क्यों रहे हो, लेंथ ऑफ कर्व जान के हम करेंगे क्या। देखो करोगे ये बच्चों कि ये जो आपकी ये स्ट्रिप निकली थी, ये जो जिसको हम अभी डिस्क बोल रहे हैं, ये अगर हमको ये ds पता है, ये ds पता है, इसकी रेडियस पता है। रेडियस कितनी थी बच्चों, मीन रेडियस y थी, हमने y मान ली थी, पूरी y लेंथ मान ली थी। तो बच्चों एक बात बताओ, पेरीमीटर कैसे निकालते हो। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व कौन सी, एक तो ये वाली लेंथ होगी और सामने से देखने पे एक सर्किल दिखेगा आपको, क्योंकि ये लाइन पूरी रिवॉल्व हो रही है। तो देखो बच्चों एक मैं आपको ये देखो बच्चों, जैसे कि मेरे पास एक ये सिलेंडर है। अब मुझे मान लो इसका सरफेस एरिया पता करना है, तो सामने से देखो, सामने से ये सर्किल दिख रहा है। अगर मैं इस सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r, 2 पाई इंटू रेडियस। तो 2 पाई वाई, यहाँ पर 2 पाई वाई इसकी सरकमफ्रेंस होगी। और अगर मैं उसको इसकी ये वाली सरफेस की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसकी ये जो पेरीमीटर आ रहा है, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको बच्चों यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। क्या लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क dx, मतलब जो dx नाम की आपने या थिकनेस की डिस्क ली थी, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं वो छोटा एरिया होगा ds। वो क्या होगा बच्चों, 2 पाई y इंटू ds। हो जाएगा कि नहीं बच्चों, क्योंकि इसकी लेंथ ds है, 2 पाई y इंटू ds। ये हो गया आपका सरफेस एरिया। और ds की बच्चों वैल्यू रख देनी है, क्या निकाली हमने ds की वैल्यू, ये ऊपर देखो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि लिमिट देखो यहां पर कहां से कहां वेरी कर रही थी बच्चों, a से b। तो ये हो जाएगा बच्चों a टू b 2 पाई y 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ये बच्चों फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। अब आप कहोगे सर ये भी रटना पड़ेगा क्या, अरे बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा बच्चों। आप कहोगे सर इतनी गणित क्यों लगे, अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल बताने वाला आ रहा हूँ बच्चा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि अरे ये ऐसे आता था, क्या बात है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिखने लगा हमको। देखो बच्चों क्या है
कि y को तो y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, मतलब y x के टर्म में दे रखा होगा, तो वो तो आप यहां वैल्यू रख दोगे, dx भी है, dy बाई dx भी निकाल लोगे, क्योंकि y x के टर्म में है तो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, ये पूरी इक्वेशन x के टर्म में आ जाएगी, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, सरफेस एरिया s पता चल जाएगा। तो बात समझ रहे हो कि नहीं, ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हो गया लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ कर्व मतलब आपसे अगर कह दे कोई कि लेंथ ऑफ करो y इज इक्वल टू एफ एक्स बताओ किसी लेंथ a से b के लिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वो भी पता चल जाएगी, वहां पर नहीं जाएंगे। और वॉल्यूम भी आपको पता चल गया, वॉल्यूम क्या था बच्चों, a टू b पाई वाई स्क्वायर dx, ये था कि नहीं। देखो सब पता चल गया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ कर्व सब पता चल गया। आप कहोगे सर इसका करेंगे क्या। अब बच्चों मैं जो बताने वाला हूँ जरा देखते हैं, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब जो आपने पढ़ रखा है मैं उसी का आपको निकाल के दिखाता हूँ, तब कहोगे अच्छा ये ऐसे आता था, राइट सर्कुलर कोन, मतलब कोन का हमको वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम जनरेटिंग कर्व और ये सब मानेंगे। अभी कैसे मानेंगे देखते हैं बच्चों। पहले एक काम करते हैं, पहले कोन के लिए हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, सबसे पहला काम तो वही करना है हमको। सीधी है कि नहीं, हाँ ये एक्स वाई एक्सिस बना लिया हमने, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब बच्चों क्या करना है, अब हम मान लेंगे कि कोई एक लाइन है, वही हमारी एफ एक्स है। भाई इसी लाइन को जब आप घुमाओगे चारों तरफ, तब आपका क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा कि नहीं। जैसे इसको घुमाओगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से कोन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आपका कोन बन गया, देखो बच्चों कोन बन गया। अब एक काम करना है, क्या करना है, ये तो भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी लाइन है, बस इतना पता है कि वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, जो कि मान लेते हैं x एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा। बात समझो। आप कहोगे सर कहाँ कोन आप पढ़ा रहे थे और कहाँ आप लाइन में चले गए। देखो बच्चों, क्योंकि यही लाइन तो कोन बना रही है, तो हमको लाइन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारी एक लाइन है, इसको हम मान लेते हैं OA, मतलब आपका जनरेटिंग कर्व है OA। बात समझिए। अब एक चीज और करते हैं, मान लेते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, मतलब कि x एक्सिस पे अगर A से आप ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डालें ये, तो ये जो दूरी है मतलब हाइट ऑफ कोन मान लेते हैं h है। बात समझ गए, ये h है, और इसकी रेडियस वो मान लेते हैं स्मॉल r है, स्मॉल r। और ये जो लाइन है इसकी लेंथ भी हम कुछ मान लेते हैं l है। याद करो बच्चों, कोन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो l क्या होती थी, l होती थी बच्चों स्लैंट हाइट होती थी कि नहीं होती थी बच्चों, ये बताओ, स्लैंट हाइट होती थी कि नहीं होती। अब बच्चों कहोगे ठीक है सर ये तो कर दिया, अब हम करेंगे क्या। देखो बच्चों, यहाँ पे x है 0, क्योंकि ये है ओरिजिन 0,0, और यहाँ पर x क्या है, ये है h,0। h,0 क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस पे कितनी, स्मॉल h, और y तो यहाँ 0 होगा, तो h,0। अब बच्चों समझते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक एलिमेंट लेंगे, यानी कि एक डिस्क, यहाँ पर एक स्लाइस कट करेंगे। ये भाई कट कर ली, उस स्लाइस की दूरी जो होगी ये x एक्सिस और इसकी थिकनेस होगी dx, और ये मान लेंगे इसकी एवरेज जो रेडियस है वो है y। बात समझ गए। इसका वॉल्यूम बच्चों हमने अभी बताया आपको क्या था, वॉल्यूम था आपका इस डिस्क का पाई वाई स्क्वायर dx, जिसकी लिमिट बच्चों कहां से कहां तक होगी, लिमिट होगी बच्चों 0। अब x 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से h, देखो 0 से h, ये स्टेप कहां जाएगी, ओरिजिन से h तक, तो ये हो जाएगी बच्चों 0 से h। ये हो जाएगा बच्चों आपका टोटल वॉल्यूम मैं यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ टोटल। अब कहोगे सर लिमिट भी पता है, लेकिन y यहाँ पर x के टर्म में रखेंगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। उसके लिए बच्चों हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बच्चों आपने पढ़ा भी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और वो एंगल थीटा बना रही हो x एक्सिस से, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उस लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों y इज इक्वल टू mx, जहां पर m होता है स्लोप,
स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा जहां पर सेमी वर्टेक्स एंगल है, मतलब कोन का ये पूरा एंगल होता है वर्टेक्स एंगल, ये उसका आधा है सेमी वर्टेक्स। तो यहां पर बच्चों टेन थीटा लगाओ जरा ये वाले ट्रायंगल में, ओ ए, इसको मान लेते हैं कुछ बी, ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है एच और परपेंडिकुलर है आर, तो ये हो जाएगा बच्चों आर बाई एच। ये वैल्यू बच्चों इसमें रख दो जरा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r बाई एच इंटू एक्स। अब देखो y आपको पता चल गया, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 0 से h पाई वाई स्क्वायर यानी r बाई एच इंटू एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसको बच्चों हम सॉल्व कर लें, हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा कोन का। जरा करके देखते हैं क्या आया था बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाहर ले लो, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये भी तो कांस्टेंट है भाई, रेडियस और हाइट तो वेरी कर नहीं रही, बात समझ रहे हो। तो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, ये क्या बचा, 0 से एच एक्स स्क्वायर dx। अब हमको बच्चों बस इसको इंटीग्रेट करना है। आपको पता होगा, आपने सॉल्व भी करा था इससे पहले वाले लेक्चर में, कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 यानी एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3, यही तो 0 से h। और जब लिमिट सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, याद करो सब कुछ पढ़ाया है, h पहले अपर लिमिट रखो तो x की वैल्यू h रखो, तो ये क्या हो जाएगा h क्यूब अपॉन 3, माइनस लोअर लिमिट तो x की वैल्यू 0 रखो, ये 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब अपॉन 3, ये एच स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वॉल्यूम बच्चों आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बच्चों यही आता था वॉल्यूम ऑफ कोन की नहीं आता था, आता था कि नहीं आता था, देखो आप कहोगे हाँ सर यही तो आता था, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि ऐसे आता है। देखो बच्चों मैथ कितनी खूबसूरत है, हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स का वॉल्यूम लिया और उनको जोड़ दिया इंटीग्रेट करके, देखो वॉल्यूम आ गया, आया कि नहीं आया। अब बच्चों हम सरफेस एरिया भी निकाल के देखते हैं, तब आपको और मजा आएगा। सरफेस एरिया का बच्चों अभी मैंने फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया था कि जो वो स्ट्रिप निकलेगी या जो वो डिस्क निकलेगी, वो जो प्लेट, एक प्लेट बन के निकलेगी ऐसे, ये इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया अभी मैंने बताया था आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो अब आपको पता होगा लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से h, क्योंकि x 0 से h जा रहा है, 2 पाई y इंटू डी एस। अब देखो बच्चों मुझे ये सब याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान में है, तो मैं बिना फॉर्मूले को याद करे यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है कि ds क्या है, ds है ये लेंथ, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बेस है dx और ये है dy, तो ds यहां पर ये dx होगा, dx। यही तो बच्चों निकाला था कि नहीं निकाला था। तो टोटल सरफेस एरिया, ये मैंने डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर इंटीग्रेट कर दिया। अब कहोगे सर यहां से y गायब करना है, देखो बच्चों अभी मैंने y निकाल के दिखाया आपको, y कितना था बच्चों, y था इज इक्वल टू r बाई एच इंटू एक्स, यही था कि नहीं था बच्चों, ये देखो r बाई एच इंटू एक्स, तो ये वैल्यू बच्चों हम उसमें रख देंगे, जरा रखो ये y की वैल्यू रखो। और बच्चों क्योंकि आपको y पता है तो dy बाई डी एक्स, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, r बाई एच तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करोगे x को x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से h 2 पाई, y की वैल्यू क्या है r बाई एच इंटू एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, r बाई एच, उसका स्क्वायर है ना डी वाई बाई इंटू डी एक्स। अब बच्चों ध्यान दो इस पूरी इक्वेशन में, ये r बाई एच, ये 2 पाई और ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि x कहीं नहीं है, बस x यहाँ पर बचा हुआ, तो ये बच्चों हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r बाई एच को बाहर ले लिया हमने, और किसको बाहर ले लिया, अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बचा क्या बच्चों 0 से h x इंटू डी एक्स। इतना बचा कि नहीं बचा, पहले बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बाई एच
इसमें बच्चों एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 0 से h x dx। अब बच्चों देखो ये अंडर रूट में नीचे एच स्क्वायर है तो उसको बाहर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r बाई एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 से h x dx। अब बच्चों ध्यान देना जरा, अब आपको ध्यान क्या देना है, कुछ नहीं, ये देखो ये लेंथ, इस लेंथ को क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, और यहां पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो स्लैंट हाइट कोण की कैसे निकालते थे, अंडर रूट आर स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस यानी कि h, तो L क्या होगा बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इस वाली इक्वेशन में यहां पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप L लिख सकते हो कि नहीं, L है आपकी स्लैंट हाइट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है, ये मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या बचा बच्चों 2 पाई r बाई एच स्क्वायर इंटू एल, और ये बच्चों यहां पर इसकी लिमिट क्या होगी 0 से h, पहले अपर लिमिट रखो तो अपर लिमिट हो जाएगी एच स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखो तो वो हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, तो ये क्या बचा 2 पाई इंटू आर बाई एच स्क्वायर इंटू एल इंटू एच स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों पाई आर एल, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो बच्चों आ गया कि नहीं, ये याद है आपको, कुछ याद आ रहा है, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, उसकी सरफेस का एरिया कितना होता है पाई आर एल, वॉल्यूम भी मैंने निकाल के दिखाया 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों कितनी खूबसूरत है मैथमेटिक्स, बस आप कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ आंसर सारे मिलते जाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस हैं या साइंटिस्ट हैं उनको सब कुछ याद रहता है, मैं तो ये सोचता हूँ उनको कुछ नहीं याद रहता है, बस एक चेन से दूसरी चेन को जोड़ना आता है उनको। हमको डिफरेंशिएशन पता चल गया, अब मैं दिमाग में लगाऊंगा कि अच्छा इसको लगाया कैसे जाए, इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करा जाए, और देखो अप्लाई कर करके क्या आ गया। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि आपको एक बार में समझ में आया होगा, बच्चों इस वीडियो को देखना जरूर, एक बार समझने के लिए 1-2 बार निकाल के देखना। आप जैसे मैंने कोन ट्राई करा है, आप एक काम करना, आप किसी स्फेयर का निकाल के देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या ही करोगे, कर लेना तो तुम्हारा ही भला होगा। स्फेयर कैसे बनेगा बच्चों जरा ध्यान से देखो, स्फेयर बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक सेमी सर्किल ले लूँ ऐसे, इस सेमी सर्किल को अगर मैं इस सेमी सर्किल को घुमाऊँ तो एक स्फेयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों, स्फेयर बन जाएगा कि नहीं। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप पता करो किसका वॉल्यूम क्या होगा और इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब आप कहोगे सर लेकिन हमको सेमी सर्किल की इक्वेशन तो पता नहीं, ये सब मैंने बता रखा है, सर्किल की पता है तो सर्किल की ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया है, वो सब आप निकाल लोगे, देखना जाके कैसे निकालना। एक बच्चों एप्लीकेशन और बची वो भी देख लो, जल्दी से देख लेते हैं। तीसरी एप्लीकेशन बच्चों क्या है, मीन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, मीन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, mean value of any function y is equal to fx between x is equal to a and x is equal to b। अब ये कह क्या रहा है बात समझो, जैसे मान लेते हैं बच्चों एक y एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है y हमको नहीं पता क्या है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक कर्व हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, मान लेते हैं वो कोई एक फंक्शन ऐसे है, ठीक, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू ए पर है, ये a है, और एंड पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू बी पर है ये, और कह रहा है ये कि भैया हमको इसकी मीन वैल्यू बताओ। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों समझो, अब जब x a से b तक जा रहा है तो हर एक x की वैल्यू पर y की एक वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। अब मैं आपसे कहूं एक ऐसी वैल्यू y की बताओ जो x की हर एक वैल्यू पर कांस्टेंट रहे, मतलब y की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो एक स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल लाइन, ये हो जाएगी बच्चों y की मीन वैल्यू, y की मीन वैल्यू। आप कहोगे सर मीन वैल्यू क्या बताती है, देखो मीन वैल्यू का मतलब होता है क्योंकि y वेरी कर रहा है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ 5 और 3 का मीन बताओ तो आप क्या कहोगे 5 + 3/2 यानी 8/2 यानी 4, तो 4 से 5
ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके कुछ वैल्यू ऊपर होती हैं और कुछ वैल्यू नीचे होती हैं। तो 5 आपका 4 से ऊपर है, लेकिन 3 क्या है, 4 से नीचे। तो कहीं ना कहीं मीन वैल्यू जो होती है वो डेटा की एवरेज वैल्यू मतलब लगभग एक वैल्यू होती है। तो y की यहाँ बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन मीन वैल्यू दिखाएगी कि लगभग आपकी वैल्यू कहाँ लाई करे। जैसे आप नहीं बोलते हो कि भाई एक मान लो एक कमरे में किसी का वेट 60 kg है, किसी का 80 kg है, किसी का 20 kg, किसी का 50 kg, इस तरीके से बहुत से लोग हैं, और आपसे कहा जाए कि लगभग बताओ कि इस पूरे डेट मतलब जो जितने वेट है उसमें लगभग क्या है, आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पर्सन्स से। तो मान लो आ जाता है 50 kg, तो आप ये कहोगे कि लगभग हर बंदे का वेट 50 kg। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बंदे का वेट 50 ही kg हो जाता है। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर मैं वैल्यू देखूँ उस पूरे ग्रुप की तो वो 50 kg आएगी लगभग, कि भाई अगर सबका वेट देखा जाए तो सब कहीं 50 से कुछ ऊपर या कुछ नीचे है। ऐसा नहीं होगा कि किसी का वेट 300-500 kg हो जाएगा, बात समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं चला जाएगा ऊपर। तो मीन वैल्यू कहीं ना कहीं डेटा के बारे में बताती है कि डेटा कहाँ लाई कर रहा। तो इसके लिए बच्चों इंटीग्रेशन ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अगर मैं एक काम करूँ, ये वाला जो एरिया है इस कर्व के नीचे का एरिया, ये एरिया, और ये जो मीन वैल्यू बनाएगी, ये मीन वैल्यू क्या बनाएगी, मीन वैल्यू ये है, मान लो वाई मीन, ये ए से बी तक इसके नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा बच्चों, देखो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये ए और ये बी, ये बच्चों बना देगी एक एरिया। तो इंटीग्रेशन कहता है कि अगर ये एरिया और ये वाला एरिया ये सब बराबर होगा तो ये जो वैल्यू है वाई की, ये वाली, ये जो वैल्यू है वाई की, ये होगी मीन वैल्यू। तो बच्चों पहले इसका एरिया, ये तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया बहुत आसान होगा। यहाँ पर वैल्यू है ए एक्स की और ये डिस्टेंस है बी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बी माइनस ए हो जाएगी कि नहीं। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा वाई मीन इंटू बी माइनस ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इज इक्वल टू ये इस वाले कर्व का एरिया क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में, इसका एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकलेगा, ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, यही तो वाई इंटू डी एक्स। और वाई क्या है, वाई है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ से वाई मीन की वैल्यू निकाल लो, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो वाई मीन आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। यही बच्चों फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू निकाल। अगर ये नहीं भी याद है बच्चों तो जब अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत से मोशन में, ग्रेविटेशन में, थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज़ का यूज़ होगा, तो जब होगा तो ये ध्यान में आ जाएगी। देखो बच्चों इस लेक्चर में जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सब नहीं भी ध्यान में रहेंगी तो कोई बात नहीं, मैंने बस आपको ये लेक्चर शूट करा है आपको दिखाने के लिए कि हाँ इंटीग्रेशन देखोगे कैसे, बात समझ गए कि नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन दिखाया था वैसे इंटीग्रेशन दिखाया था। मेरा मकसद यही है बच्चों कि आप पढ़ाई को समझ कर देखने लगो। जिस दिन पढ़ाई दिखने लगी रियल वर्ल्ड में उस दिन पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज समाप्त होती है, पूरी ख़त्म। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कहीं कुछ बताया गया है, आप देख लेना जाकर। लगभग 19 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा। आपको ये लगने लगा होगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आज क्या करना है, ये देखना है, सारे वीडियो देख लेने। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मैंने कहा था नोट्स भी रिलीज़ करूँगा, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है बच्चों। वो लिंक ओपन करोगे, ड्राइव का लिंक है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने नोट्स भी बनाना। वो नोट्स आप देखोगे, नहीं भी बनाओगे तो मैथ्स के चलो नहीं बनाए कोई बात नहीं, आगे जो चैप्टर्स उनके ज़रूर बनाना, ठीक है बच्चों। और कुछ दिन में वेबसाइट भी, आगे 2-4 चैप्टर और हो जाए तो मैं वेबसाइट भी रिलीज़ कर दूंगा, उस वेबसाइट पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अभी तो मैं लिंक जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो डाल ही दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।